Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the class of Issues in Management Accounting. I am your teacher Salma Sadiq. It is our ninth lecture. In this lecture, we will discuss the comparison of traditional accounting system and activity-based costing system. How these both systems differ from each other, how these systems report the financial condition or financial costing of products to the external users and internal users. आप इंटरनल यूजर्स को जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हो वो आपकी डिसीजन मेकिंग में यूज़ हो रही होती है। इंटरनल यूजर्स में आपके मैनेजर्स आ जाते हैं, आपके हायर मैनेजमेंट आ जाती है, स्ट्रेटजिक मैनेजर्स आ जाते हैं कि जो आपकी इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए डिसीजन ले रहे होंगे। और आपके एक्सटर्नल यूजर्स में आपके स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स कोई भी हो सकता है कि कैसे आप उनके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हो। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे वो यूज़ होता है, कैसे आप उसमें प्रोडक्ट को कास्ट चार्ज करते हो, कैसे प्रोडक्ट कास्टिंग हो रही होती है, कैसे हम कस्टमर को कस्टमर मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए कि कैसे फिर ये डिफ्रेंशिएट करती है ट्रेडिशनल कास्टिंग सिस्टम से। हमने देखा था कि एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग हमारी फोकस कर रही होती है काज एंड इफेक्ट बेसिस पे कि अगर आपकी प्रोडक्ट की वजह से जो कास्ट्स आ रही हैं वो आप उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को चार्ज करोगे। इसी तरह हमने देखा था कि इसमें कौन से मेथड यूज़ होते हैं, आपके कौन से स्टेप्स इसमें फॉलो होते हैं, आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग मेथड यूज़ होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका वेलकमिंग बिहेवियर हो, चेंजेस को अडॉप्ट करने वाले हों, आपके लिए एक स्पेसिफिक टीम एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग के सिस्टम को अप्लाई करने के लिए टीम बनाई जाती है कि वो आपका एक्टिविटी बेस से रेलिवेंट जो डाटा होता है वो उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। आपका एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग एक कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि आप अलग अलग कास्ट चार्ज कर रहे होते हो, आप अलग कैलकुलेशंस कर रहे होते हो। आपका ट्रेडिशनल अप्लाइड ओवरहेड रेट आप कैलकुलेट करते हो ट्रेडिशनल मेथड में कि जो आपके चाहे मशीन आवर्स हैं चाहे लेबर आवर्स हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से जितने रिलेट कर रहे हो आप उनकी बेस पे FOH कैलकुलेट कर लेते हो। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट ऑर्डर, आपके हर कास्ट के लिए अलग एलोकेशन बेस यूज़ हो रही होती है। तो ये है कि आपका ये एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, आपका कास्टली मेथड है कि इसमें एक्टिविटी बेस में आपकी कास्ट ज़्यादा चार्ज हो रही होती है, आपका वर्क ज़्यादा होता है। आप इसमें डाटा कैसे कलेक्ट करते हो कि आप डायरेक्ट जो FOH के साथ रिलेटेड वर्कर्स होते हैं उन एम्प्लॉइज से आप इंटरव्यूज़ करके डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो तो आपका वो डाटा इतना अथेंटिक नहीं कंसिडर किया जाता इन रिपोर्टिंग सिस्टम। तो ये है कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग की डेफिनेशंस, उसके इम्प्लीकेशंस, उसके प्रोसीजर्स वो देखे थे। आज हम देखेंगे, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारा ट्रेडिशनल कास्टिंग सिस्टम और एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग सिस्टम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे इनकी डिफरेंस बिटवीन ABC कास्टिंग एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कास्ट के हम प्रोडक्ट कास्ट में किस तरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं ट्रेडिशनल मेथड में और कैसे हम एक्टिविटी बेस में करते हैं। देन हाउ वी विल टारगेट प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स कि एक स्पेसिफिक टारगेट सेट करके कैसे अपने प्रोसेसेस को या प्रोसीजर्स को इम्प्रूव किया जाए कि टारगेट अचीव कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। देन एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग एंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग आपकी एक्सटर्नल रिपोर्ट्स में यूज़ हो रही है या नहीं, या अगर नहीं यूज़ हो रही तो आप क्यों नहीं इसको यूज़ करते, वो हम डिस्कस करेंगे। देन लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग के आपकी एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं वो क्या है। सबसे पहले कंपैरिजन में हम क्या देखेंगे कि ABC टीम यूज्ड अ 2-स्टेप प्रोसेस फॉर कंपैरिजन कि आप प्रोसेस के लिए कंपैरिजन के लिए 2 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। एक पहले हम ट्रेडिशनल कास्टिंग सिस्टम के थ्रू प्रोडक्ट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, फिर उस प्रोडक्ट मार्जिन को हम कंपेयर करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग मेथड से। अब ट्रेडिशनल कास्टिंग सिस्टम में हम कैसे प्रोडक्ट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं कि हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट FOH तीनों कास्ट का जो कम्बिनेशन होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मीन्स कि वो आपकी प्रोडक्ट से रिलेट कर रही है या नहीं कर रही, वो आपकी प्रोडक्ट कास्ट का पोर्शन होगी। और बाकी जितने भी सेलिंग और एडमिट के एक्सपेंस हैं वेदर दे आर रिलेटेड और नॉट रिलेटेड दे विल बी चार्ज टू पीरियड कास्ट। तो यहाँ पे हम ये है कि अब ओवरहेड अप्लाइड रेट हमने देखा था कि कैसे कैलकुलेट होता है।
तो यहाँ पे ट्रेडिशनल कास्टिंग सिस्टम में हम ओवरहेड अप्लाइड रेट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है या जो हमारी प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है मशीन आवर्स से, तो यहाँ पे बेस यूज़ हो रही है मशीन आवर्स। तो अगर टोटल 10 लाख है हमारी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के एक्सपेंस, तो 20,000 मशीन आवर्स है, तो हमारा कितना आ गया टोटल कास्ट पर यूनिट के आपके 50 पर मशीन आवर्स। अब जितनी प्रोडक्शन होगी, जितनी मशीन ज़्यादा आवर्स चलेगी, तो उतने ही आपके मल्टीप्लाई करते जाएंगे पर आवर रेट से। तो ये है कि हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कास्ट आ जाएगी। ये हम देख सकते हैं इसमें कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कैलकुलेट की गई है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 प्रोडक्ट्स या डिविजन्स में काम कर रही है, एक उसकी स्टैंडर्ड स्टेंशन है और एक कस्टम कंपास हाउसिंग है। अब उसमें आपका मटेरियल और लेबर सेम है कि आपकी सेल्स पहले गिवन है 26 लाख और 60,000, इसी तरह 5 लाख 40,000, तो टोटल आपकी 32 लाख सेल्स हो गई। नेक्स्ट क्या है कि आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब 3 पोर्शंस उसी तरह डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एफओएच आपके कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉम्बिनेशन है। आपका मटेरियल दोनों का गिवन है अलग अलग सेपरेट। डायरेक्ट लेबर कास्ट आपकी 2,63,750 और कस्टम कंपास की 87,500। अब यहाँ पे आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कैसे कैलकुलेट किया है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कैलकुलेशन के लिए अब जो स्टैंडर्ड टेंशन है उसके 17,500 मशीन आवर्स, कि आपकी मशीन 17,500 घंटे चली है, तो आपका पर आवर का रेट आपके पास था, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके एफओएच के चार्जेस आ गए। सेम आपने इसी तरह कस्टम कंपास हाउस के टोटल आपके 2,500 मशीन आवर्स यूज हुए थे, तो इसी तरह 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे 1,25,000 मशीन आवर्स आ गए या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कास्ट आ गई। अब इनको हमने टोटल कर लिया, टोटल हमारा ये प्रोडक्ट मार्जिन आ गया 6,15,750 और 2,58,000। अब जो हमारे सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं, जो आपका ट्रेडिशनल कास्टिंग सिस्टम है उसमें चाहे आपके डायरेक्ट सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट, वो आपके पीरियड कास्ट में चार्ज होंगे। तो यहाँ से अब प्रोडक्ट मार्जिन से माइनस किए तो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई, जो कि हमारा लॉस है, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है। आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में नहीं जा रही। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंस बिटवीन एबीसी एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कास्ट। अब ये है कि उन दोनों के प्रोडक्ट मार्जिन्स को कंपेयर किया गया है। अब ट्रेडिशनल में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड स्टेशन का प्रोडक्ट मार्जिन कितना था 6,15,750 और कस्टम कंपास का 2,58,000। प्रोडक्ट मार्जिन अब एबीसी में कितना था ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और हमारी वो कैलकुलेशंस आई थी 9,06,250। उन्हीं कैलकुलेशंस को लेके ये आगे चल रहे हैं। तो आपका चेंज इन रिपोर्टेड प्रोडक्ट मार्जिन के अब सिर्फ क्या है कि रिपोर्टिंग मेथड चेंज होने की वजह से आपका कितना चेंज आ रहा है 2,90,500। अब आपका यहाँ पे ये है कि स्टैंडर्ड टेंशन के लिए आपकी जो प्रोडक्ट मार्जिन एक्टिविटी बेस के थ्रू है वो आपको प्रॉफिटेबल जा रहा है ज़्यादा, और आपका प्रोडक्ट मार्जिन ट्रेडिशनल में कम है। लेकिन कस्टम कंपास में क्या है कि आपका प्रोडक्ट मार्जिन ट्रेडिशनल सिस्टम के थ्रू ज़्यादा है और आपका एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग सिस्टम में कम है। अब आपका ये डिफरेंस क्यों हो सकता है? ये डिफरेंस आपका डिफरेंट आपने रिपोर्टिंग मेथड जो यूज़ किया है, आप जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के एक्सपेंसेस जो चार्ज कर रहे हो, डिफरेंट जो आप एलोकेशन बेसिस यूज़ कर रहे हो, आपके उनकी वजह से ये डिफरेंस आता है कि यहाँ पे आपने सारी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आपने जो कास्ट को चार्ज किया था, मटेरियल, लेबर और टोटल एफओ जितना भी था आपने प्रोडक्ट को चार्ज कर दिया, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मार्जिन कम आया है, तो आपकी वैल्यू कम आई है, कास्ट ज़्यादा हो गई थी। इसी तरह आपने इसमें क्या किया है कि आपने सिर्फ जो रिलेटेड थी, जो आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड कास्ट थी वो आपने चार्ज किया, तो आपकी कास्ट कम आई है, तो आपका प्रोडक्ट मार्जिन ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे आपका इसके उलट हो गया कि यहाँ पे ये कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के एक्सपेंस में भी कम हो और बाकी आपके सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस ज़्यादा हो, जो इस प्रोडक्ट एक्टिविटी बेस में आपने चार्ज किए हैं, तो आपकी कास्ट कम आई है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे एक्सपेंस में पार्टीशन हुई हुई है कि आप देखें ट्रेडिशनल कास्टिंग सिस्टम में क्या है कि डायरेक्ट मटेरियल आपका प्रोपोर्शन गिवन है, ये जो टोटल कास्ट गिवन है, इसमें ये जो परसेंटेजेस आपको गिवन है कि इस टोटल मटेरियल कास्ट में कितनी परसेंटेज आपकी स्टैंडर्ड टेंशन में यूज़ हुई है और कितनी कस्टम कंपास में।
वो परसेंटेजेस गिवन है ना। ये वो मटेरियल लेबर आपकी दोनों मेथड में सेम रहेगा, मटेरियल कास्ट और लेबर कास्ट आपकी दोनों में सेम है। सिर्फ आपका चेंज कहाँ पे आता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में और सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में। अब यहाँ पे जितना भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था टोटल 8,75,000 और 125,000 वो आपने ओवरऑल चार्ज कर दिया है टोटल कास्ट असाइन टू प्रोडक्ट। देन आपका टोटल और फिर आपने उसमें ऐड किया सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो आपकी टोटल कास्ट आ गई। ये याद रहे कि आपका प्रोडक्ट मार्जिन हो गया या आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम जो होगी या फिर टोटल कास्ट होगी, एज अ होल या एज एंड आपकी दोनों मेथड्स में सेम आएगी। बट ये है कि आपकी प्रोडक्ट मार्जिन डिफर करेगा, आपकी प्रोडक्ट कास्ट जो होगी स्पेसिफिक रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट, आपने एक्सपेंडिचर अगर कैलकुलेट करने हैं या आपने किसी एक डिवीजन के कैलकुलेशन करनी है तो वो आपकी डिफरेंट होगी। लेकिन ओवरऑल आपके ऑर्गेनाइजेशन के टोटल एक्सपेंसेस और नेट ऑपरेटिंग इनकम दोनों मेथड्स में सेम रहेगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल कास्ट आपकी सेम आई है। अब एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में क्या होता है कि आपका डायरेक्ट मटेरियल लेबर सेम है। अब यहाँ पे शिपिंग के एक्सपेंस आपने यहाँ पे चार्ज कर दिए हैं। अब ऊपर ट्रेडिशनल में ये शिपिंग के एक्सपेंस आपके कहाँ गए होंगे, सेलिंग एक्सपेंस में। इसी तरह अब इनडायरेक्ट कस्टमर ऑर्डर है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, ऑर्डर साइज है, ये कास्ट आपकी यहाँ पे सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव में भी गई हो या किसी और हेड में। तो यहाँ पे आपकी इनके अलग अलग पार्टीशन करके इसी तरह परसेंटेजेस गिवन है। तो आपकी टोटल प्रोडक्ट का जो कास्ट असाइन की गई प्रोडक्ट को यहाँ 17 लाख और समथिंग है और यहाँ पे आपकी 20 लाख और समथिंग थी। इसी तरह आपकी कस्टम कंपास में क्या है कि जो प्रोडक्ट कास्ट आपने असाइन की है 2,82,000 थी और यहाँ पे आपकी 5 लाख पे चली गई है। तो यहाँ पे ये कि आपकी जो कास्ट आपने प्रोडक्ट को असाइन करनी है वो देखें डिफरेंस। इसी वजह से हमारे इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट मार्जिन भी कम आया था और ये डिफरेंस अब आपको समझ आ गया होगा कि ये प्रोडक्ट मार्जिन में डिफरेंस क्यों आ रहा है, जो कास्ट असाइन की गई प्रोडक्ट को उसकी वजह से। अब फिर ये कि जो आपकी कास्ट असाइन नहीं की गई थी प्रोडक्ट्स को वो अदर्स में आपने अदर हेड्स में डाल के, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल कास्ट आपकी दोनों मेथड से सेम आ रही है। इससे हम यही कंक्लूड करेंगे कि हमारी दोनों जो कास्ट्स हैं और दोनों मेथड्स के थ्रू आपकी टोटल कास्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल आपकी सेम रहेगी, बट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट दैट विल बी वेरी या डिवीजन टू डिवीजन आपकी चेंज हो सकती है रिपोर्टिंग मेथड डिफरेंट होने की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है कि कैसे आपने प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के थ्रू टारगेट अचीव करना है या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल फॉर्म में लेके आना है। आपकी एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एक्टिविटीज दैट वुड बेनिफिट फ्रॉम प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। आपकी क्योंकि जिस तरह हमने बताया कि एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में आपकी सारी कास्ट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती है, आपके डिफरेंट प्रोसीजर्स में सेपरेशन हुई होती है कि कौन सी कास्ट किस प्रोसेस से आ रही है। तो ये कि इजीली इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से प्रोसेस को इम्प्रूव करके हम अपने बेनिफिट्स मैक्सिमम गेन कर सकते हैं या अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। आपकी एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का काम ही क्या होता है कि उन एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करना जो वेस्ट कर रही हैं, या फिर यह कि अपने प्रोसेस टाइम को इम्प्रूव करो और डिफेक्ट्स को रिड्यूस करो ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल फॉर्म में आ सके। तो क्या करना है कि जो वेस्ट आपका होगा उसको आपने ख़त्म करना है कि जो आपके रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं कि कैसे उनको बचाया जाए, आपकी प्रोसीजर्स या प्रोसेसेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए कि प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो और टाइम आपका कम कंज्यूम हो, आपके प्रोसीजर्स शार्ट से शार्ट हो। इसी तरह डिफेक्ट्स आप बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कि उनको मिनिमम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। आपके फर्स्ट स्टेप टू आपने अब कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है। आपका पहले तो ये है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने इम्प्रूव करना क्या है। प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करना है, आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन को इम्प्रूव करना है, आपने अपने कस्टमर्स सर्विसेज को इम्प्रूव करना है। कौन से आपने स्टेप के थ्रू इम्प्रूवमेंट करनी है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा प्रोसीजर है जो हमारा लैक कर रहा है, तो उसको हमने इम्प्रूव कैसे करना है। अब उसको इम्प्रूवमेंट के लिए कौन से मेथड यूज़ होता है, बेंचमार्किंग। अब आप क्या है, या तो ये है कि आपने ये कर लिया कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने तौर पे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। दूसरा क्या होता है कि आपकी एक बेंचमार्किंग के आपका एक स्टैंडर्ड सेट हुआ होता है
जो पीक पे जा रही होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने सेक्टर में, या आपकी जो भी आपका वो क्राइटेरिया होगा कि फलां ऑर्गेनाइजेशन आपकी मैक्सिमम पीक पे है, वो आपकी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को उससे कंपेयर करते हो कि कौन से लैग्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पीछे है, और कौन से उसके स्ट्रेटजिक वो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजिक प्लान्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो हायर लेवल पे जा रहे हैं। तो ये है कि आपने बेंचमार्किंग के थ्रू दोनों की परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करना है और अपने सिस्टम्स को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तो क्या है कि जी हम कैसे अपने प्रोसेस इंप्रूवमेंट करते हैं, या तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने क्या इंप्रूव करना है, तो फिर दूसरा हमारा मेथड क्या है कि हम बेंचमार्किंग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म कर रही होती है उसको कंपेयर करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि जी कैसे एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। अब एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग जो है आपकी प्रोवाइड मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कास्ट, कि आपको डिटेल्ड प्रोडक्ट कास्ट ये प्रोवाइड कर रही होती है कि आपकी बिल्कुल जो एक्चुअल प्रोडक्ट से रिलेटेड ही एक्सपेंस होते हैं वो सिर्फ हम इसमें चार्ज कर रहे होते हैं। जबकि ट्रेडिशनल कास्टिंग मेथड में हमने सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को चार्ज किए होते हैं। तो क्या है कि आपको ये हमें एक्यूरेट प्रोवाइड तो कर रही होती है इंफॉर्मेशन, बट हमारी जो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होती है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में हम ओवरऑल सिनेरियो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपकी ओवरऑल सेल्स कितनी है, आप ओवरऑल परचेजेस कितनी है, ओवरऑल आपके फिनिश गुड्स कितनी पड़ी हैं। आप ये नहीं करते हो कि एक एक प्रोडक्ट की हमने कास्ट कितनी चार्ज की है, उसकी कास्ट कितनी थी, उसकी सेल वैल्यू कितनी थी। आप ओवरऑल सिनेरियो एक्सटर्नल्स को प्रेजेंट कर रहे होते हो। तो आपको इतनी एक्यूरेट प्रोडक्ट कास्ट वगैरह ये हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में प्रेजेंट करने के लिए ज़रूरत नहीं होती, ये आपकी सिर्फ इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये है कि आप एक्यूरेट एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग जो है हमारी सिर्फ इंटरनल रिपोर्टिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती है। आपकी एक्सटर्नल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो लेस डिटेल्ड, वो ये बात के वो आपकी लेस डिटेल्ड होती हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेडिशनल एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग सिस्टम पे इतने अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। आप ट्रेडिशनल बेस्ड मेथड यूज़ करते हुए अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हो। इट इज़ ऑफन वेरी डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस इन कंपनीज अकाउंटिंग सिस्टम। और दूसरी बात ये है कि कंपनी जो अकाउंटिंग सिस्टम एक यूज़ कर रही होती है, उन्होंने अपने सर्वर्स में एक सिस्टम इंस्टॉल किया होता है, वो चेंज करना इतना आसान नहीं होता, आपके बहुत ज़्यादा उसमें रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होते हैं। तो यही है कि आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ कर चल रहा है आप उसी के थ्रू रिपोर्टिंग कर देते हो। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि आपकी जो एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग है ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी फॉलो नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपके गैप के जो अकॉर्डिंग आपकी जो प्रोडक्ट कास्ट होती है उसमें आपके मैन्युफैक्चरिंग है ओवरहेड के सारे एक्सपेंस इन्वॉल्व होते हैं, वेदर दे आर रेलिवेंट टू प्रोडक्ट आर नॉट, कि वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है यानी आपके टोटल जो आपकी प्रोडक्ट कास्ट होती है उसमें मटेरियल, लेबर और एफओएच की कास्ट शामिल होती है। जबकि एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारी जो सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होते हैं वो चार्ज कर रहे होते हैं, और प्लस हम सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस को एज अ प्रोडक्ट कास्ट जो रिलेटेड टू प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्ट कास्ट चार्ज कर रहे होते हैं। जबकि गैप में क्या होता है कि आपके सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस आपके एज अ पीरियड कास्ट चार्ज होते हैं। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जैसे मैंने बताया था कि इसमें डाटा कैसे कलेक्ट होता है कि एम्प्लॉइज से इंटरव्यू करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो मे बी ऑडिटर जो आपके ऑडिट करने के लिए आते हैं तो वो भी इस डाटा के बारे में सस्पिशियस हो कि आपका डाटा फेक ना हो, आपने मैनेजमेंट ने क्या पता आपने जजमेंट आपने बेनिफिट के लिए उसको चेंज ना कर लिया हो। तो इसमें ये थ्रेट भी होता है कि मैनेजमेंट अपने फ़ायदे के लिए अपने बेनिफिट्स के लिए उस डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ऑडिटर्स भी इस डाटा के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं होते। नेक्स्ट हमारा यह है कि एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। जिस तरह हमने डिस्कस किया है कि इसमें आपकी लॉट ऑफ रिसोर्सेज यूटिलाइज होती है, कि आपकी वर्कलोड ज़्यादा होता है, आपको डाटा अरेंजमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको डाटा एलोकेशन के लिए डिफरेंट आपको यूज़ करने पड़ते हैं मेथड्स फार्मूलाज, आपको अलग से टीम हायर करनी पड़ती है जो एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग को मेंटेन करे। तो यही है कि आपके इसमें रिसोर्सेज और टाइम भी आपका इसके ज़्यादा कंज्यूम होता है, कि आपने डिटेल्ड रिपोर्टिंग करनी होती है तो आपको डिटेल के लिए टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। रजिस्टर्स टू अनफैमिलियर नंबर एंड रिपोर्ट्स, इसमें आपके नंबर्स और रिपोर्ट्स ऐसी आ रही होती है जो अनफैमिलियर होती हैं,
डिज़ायर टू फुली, अब इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो सारी जो कास्ट है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की, पीरियड की, सेलिंग एडमिट, वो प्रोडक्ट को चार्ज कर दे। तो ये भी हो सकता है कि आपकी फुल कास्ट आपने प्रोडक्ट को ही चार्ज कर दी हो, हालांकि वो प्रोडक्ट से रिलेटेड ना भी हो। तो इसमें यह है कि डाटा मैनिपुलेशन का फर्क डेंजर प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह पोटेंशियल मिस इंटरप्रिटेशन, कि आपके जो अनफैमिलियर नंबर है, आपकी डिफरेंट जो कैलकुलेशंस आती हैं वो आपके सबके लिए समझना आसान नहीं होता। जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं वो एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग, उनके लिए समझना इतना आसान नहीं होता। तो यही है कि वो जो आपके अनफैमिलियर नंबर होंगे वो उनको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वही है कि आपके गैप से ये कंफर्म नहीं होता, आपके गैप को ये फॉलो नहीं कर रहा होता, तो या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस फिर एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग यूज़ कर रही होती हैं वो दो मेथड्स यूज़ कर रही होती है कि इंटरनल रिपोर्टिंग या इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग मेथड यूज़ हो रहा होगा, और आपकी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए वो यूज़ कर रहे होंगे ट्रेडिशनल मेथड। तो ये कि फिर आपको डबल वही बात है कि रिसोर्सेज आपके ज़्यादा यूज़ होंगे, आपकी डबल कॉस्ट चार्ज होगी, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, आपको दो मेथड्स डिफरेंट अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इनकी वजह से आपकी एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग जो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए नहीं यूज़ होती और ऑर्गेनाइजेशंस में कम से कम यूज़ होती है। आपकी ज़्यादातर जो आपका मेथड जनरली एक्सेप्टेड है वो आपका ट्रेडिशनल कास्टिंग मेथड है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह बजटिंग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बजट बनाते हैं, कैसे बजट में कौन कौन से आपके फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं आपके प्रोडक्शन के लिए, और सेल्स बजट कैसे कमिंग ईयर्स को हम फॉरकास्ट कर सकते हैं। इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।